दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। पहला टेस्ट हो गया था घटना चक्र का, ये दूसरा टेस्ट है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे टेस्ट इसी तरह आते रहेंगे रेगुलर। आप लोग टेस्ट ज़रूर सॉल्व करिए जिससे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं का सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र को जो है सबसे प्रमुख देवता माना गया है। इंद्र को एक चीज़ और कहते हैं, पुरंदर, पर्यायवाची भी है इंद्र की, और पुरंदर की जो है इनको संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। ठीक है, 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन दिया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी। ठीक है, कब? 1837 ईस्वी में। भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के ही आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाग्य प्राप्त किया है, बल्कि पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया। कब? 319 से 335 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला शासिका थी जो दिल्ली पर शासन की। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। अगर कोई पूछे कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी तो इल्तुतमिश की। और उसने क्या किया था? 1236 ईस्वी से लेके 1240 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, 1240 ईस्वी तक शासन किया। अगला है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? ठीक है, ड्रेन थ्योरी जिसे कहते हैं। तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। किसने किया था मैं बता दे रहा हूँ। उसका धन निष्कासन का विरोध जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों के माध्यम से अपने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। ठीक, अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो 1925 में जो है सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। ये 1925 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कानपुर में। अगर एग्जाम में आ जाता है कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सरोजिनी नायडू ने की। कभी कभी मिलान के लिए भी प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, गांधी को। निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। ठीक है, अब ये घटनाक्रम दिए हुआ है, बंगाल विभाजन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और जलियांवाला बाग कांड। तो इसको चलिए मिला लेते हैं। पहला है बंगाल विभाजन 1905, पिछले वाले टेस्ट में मैंने बताया। फिर चंपारण आंदोलन होता है 1917 में। ठीक है, फिर होता है खेड़ा आंदोलन 1918 में। ठीक है, क्रम से है देखिए। और जलियांवाला बाग होता है 1919 में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, हालांकि मैंने सारे टिक इसलिए कर दिए हैं क्योंकि टेस्ट देखते समय आपको याद रहे। अगर आप जल्दी जल्दी भी देखना चाहते हैं तो आपको टेस्ट में याद रहे। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? तो 1939 में कांग्रेस ने जो है इस्तीफा दिया। कांग्रेस से जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये याद रखिएगा। और परंतु गांधी जी के अनुयायियों के कार्यकारिणी में विरोध के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पढ़ा होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? ये हुई 1939 में। ठीक है,
इसी साल जब दूसरी बार अधिवेशन के इस्तीफा दिया अध्यक्षता से, तो जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो यांगत्से नदी है, जो कि कहाँ प्रवाहित होती है? जो कि चीन में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? चीन में। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो या तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मैंने अपने अबाउट सेक्शन में, मेरे चैनल पे आप जाएंगे अबाउट सेक्शन में, वहाँ मेरे टेलीग्राम का भी लिंक है और इंस्टाग्राम का भी लिंक है। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे जो भी क्वेरी आप चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पर्सनल चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाती हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम बेटर रहेगा, आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं और कुछ पूछ भी सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक प्रश्न है, देख लेते हैं। अब देखिए, एक तरफ दिया हुआ है पर्वत श्रृंखला, एक तरफ महाद्वीप दिया गया है। तो हिमालय जो है किससे संबंधित है? हिमालय है एशिया में। ठीक, उसके बाद एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। और रॉकी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, रॉकी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। अगर आप मैप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा रॉकी माउंटेन हमारा, ये जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट दिया गया है ये रॉकी माउंटेन का पार्ट है। ठीक है, रॉकी माउंटेन जो कि कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। अब हम साउथ अमेरिका वाला देख लेंगे, वो कौन सा माउंटेन है? एंडीज़। ठीक है, एंडीज़ को भी देखते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये रहा एंडीज़ जो कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक साउथ अमेरिका में फैला हुआ है, दक्षिणी अमेरिका में। ये जो श्रृंखला हमें दिख रही है ये एंडीज़ की श्रृंखला है। ठीक, अभी हमने देखा जो है रॉकी की श्रृंखला और ये एंडीज़ की श्रृंखला है। जो सबसे बड़ी विश्व में श्रृंखला है कौन सी है? एंडीज़ की श्रृंखला, जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान था? तो दुनिया में भारत का स्थान 5वां था। ठीक है, आगे है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो मदुरै शहर को पूर्व के एथेंस के रूप में जाना जाता है। अगला है, गांधीनगर की राजधानी है? तो गांधीनगर की राजधानी क्या है? गुजरात है। आगे बढ़ते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो योजना आयोग की जिम्मेदारी ये थी। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदल के 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, जो कि पहले योजना आयोग था, वर्तमान में वो नीति आयोग के नाम से है। अगला प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, सरकार का बैंकर भी कहा जाता है इसी को। अगला प्रश्न है, सेज का पूर्ण रूप क्या है? सेज का पूर्ण रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति की सफलता में इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? तो ये सभी जो है सफलता, जो हरित क्रांति हुई तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं बनाई गई, बीजों की उच्च पैदावार की किस्म जो है लगाई गई। ठीक है, तो इससे जो है हरित क्रांति आई। ठीक है, अच्छे बीजों को चुना गया, सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर किया गया, जिससे हरित क्रांति आ पाई, गेहूं की अपार पैदावार हुई। अगला है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? सीबीएस में सी का पूर्ण रूप कोर है। ठीक है, हालांकि इसका सीबीएस में मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। सीबीएस में सी का होता है, सीबीएस का फुल फॉर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के नाम से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं,
धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो समता का अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक है, समता के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, 14 से 18 को जो है समता का अधिकार कहता है, राइट टू इक्वालिटी। हाँ, अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। ठीक है, ये जो लिखा गया है ये अनुच्छेद 15 के बारे में लिखा गया है। क्या? आर्टिकल 15 के बारे में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 83। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 83 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 153 है। ठीक है, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर 155 लिखा रहे तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति 155। ठीक है, 55। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिका जोड़ा था? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये कब हुआ था? 1992। इसके द्वारा जो है संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की एसआई इकाई है सेकंड। ठीक है, अगला है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा है टीन और तांबा और टीन की मिश्र धातु है। ठीक, अगला है, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो सर्वप्रथम दिमित्री मेंडलीव के द्वारा। हम लोग मेंडलीव का नाम लेते हैं तो उन्हीं के द्वारा जो है सर्वप्रथम आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। ये तो पता ही होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लनक काय को कहा जाता है। ठीक है, लनक काय को या लाइसोसोम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लाइसोसोम को। अगर कहीं जो है लनक काय लिखा रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको भी जो है लाइसोसोम को ही कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम को ही लनक काय कहते हैं और इसी को जो है आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? हमारे लार में जो एंजाइम निकलता है वो टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम। अच्छा, टाइलिन की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं, PTYALIN। ठीक है, टाइलिन की जो है स्पेलिंग ये होती, पी से शुरू होती है। कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि पी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि साइलेंट रहता है। अगला प्रश्न है मैथ का, मैंने सॉल्व कर दिया है, देख लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन भी यहीं से दिया गया है, ऊपर है, बाकी का देख लीजिए। सारे में मैंने टिक लगा दिया है। 32वां का बी हो जाएगा, 33वां का डी, 34वां का डी, 35वां का ए। ठीक है, खुद से सॉल्व करिएगा क्योंकि मैथ के सवाल हैं और रीजनिंग के। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं। तरुण का विलोम होगा, तरुण का होता है वृद्ध, विलोम शब्द पूछा है। तरुण का विलोम वृद्ध होता है तथा अबला का विलोम क्या होता है? सबला होता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असुर परस्या। ठीक है, ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सकती उसे क्या कहा जाता है? असुर परस्या कहा जाता है। शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली को शास्त्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, और स्त्री के बस में रहने वाले पुरुष को जो है स्त्रैण कहा जाता है, याद रखिएगा। जिसका निवारण न हो सके दुर्निवार। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा है, नहीं है तो पीयूष जो है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, पीयूष किसका पर्यायवाची है? तो पीयूष है अमृत का। किसका? अमृत का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। बाकी जो है व्योम, अंतरिक्ष, अंबर, नभ, ये किसके पर्यायवाची हैं? गगन, मतलब ये सारे पर्यायवाची हैं, अंतरिक्ष, गगन, अंबर, नभ, व्योम। ठीक, और अमृत का और पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा, अमी हो जाएगा, सोम हो जाएगा। ठीक, अमृत के पर्यायवाची।
अगला है शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ होता है एक से बढ़कर दूसरा। ठीक है, अर्थ से ही पता चल रहा है। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसने लिखा है? तो धर्मवीर भारती ने लिखा है, याद रखिएगा, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता अगर आपने नहीं पढ़ा है, प्रयागराज में रहते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी जो है उपन्यास है। उम्मीद है कि जितने सारे स्टूडेंट हैं सबको जीवन में एक बार गुनाहों का देवता पढ़ना चाहिए। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। बाकी आपको अगर उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, आप हो सकता है पढ़े भी हों, अगर पढ़े हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी है ये। आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक वेरिएशन इज़ द cornerstone of evolution without which where can be natural selection, and so Allah's genetic diversity decreases the ability of species to survive and reproduce, explain lead author Yosan Modley, professor at the Department of Zoology, University of Venda in South Africa. 2 countries ago, the black rhinoceros, which roamed much of sub-Saharan African, had 64 different genetic lineages, but today only 20 of these lineages remain, say the paper. The species is now restricted to 5 countries: South Africa, Namibia, Kenya, Zimbabwe and Tanzania. Genetically unique population that once existed in Nigeria, Cameroon, Chad, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Mozambique, Malawi and Angola has disappeared. The origin of the genetic erosion coincided with colonial rule in Africa and the popularity of big game hunting from the second half of the 20th century. However, poaching for the horns and dramatically depleted their population and genetic diversity, स्पेशली इन केन्या एंड तंजानिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन को और उसका आंसर बताते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन जो होता है, विकास जो है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो जेनेटिक वेरिएशन। अगला है सब सहारन अफ्रीकन वॉज लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लीगेस इन 200 years? 44. Genetically unique black rhinos has been lost in all of the following countries except Tanzania. ठीक है, बाकी में तो जो है राइनो जो थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए, लेकिन तंजानिया में नहीं हुए। अगला है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्कवरी। ठीक है, ब्रेक थ्रू का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्कवरी। अच्छा, ब्रेक थ्रू मीन्स होता क्या है? उसका होता है मतलब महत्वपूर्ण खोज। ठीक है, महत्वपूर्ण खोज। तो सिनोनिम्स भी सही हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, डिस्कवरी मतलब खोज। ठीक, अगला है गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। बॉयंट, बॉयंट का जो है क्या हो जाएगा? उल्लासित या प्रफुल्लित या प्रसन्न। ठीक है, तो उसका उल्टा हो जाएगा वेटेड। वेटेड मतलब क्या होता है? भारित या भारी। ठीक है, बायंट का एक मतलब और होता है उत्प्लावित। ठीक है, उत्प्लावक जो होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। इसका अन्य विलोम क्या हो जाएगा? उसका अन्य विलोम हो जाएगा अनहैप्पी, सैड या मोरोस। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, देख लीजिए। दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कनाडा और ओटावा संबंधित है एक दूसरे से, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, तो क्यूबा की राजधानी हवाना हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह। और बाकी मैंने लगा दिया है, आप खुद से सॉल्व करिएगा। 47 का सी, 48 का सी और 49 का बी। ठीक, 50 का भी क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा यहाँ दिया गया है और थोड़ा ऊपर दिया गया है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। करंट अफेयर्स के कुछ सवाल हैं जो कि मिसलेनियस है। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित या पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड जो है पेपरलेस विधानसभा बन गई है। ठीक है, याद रखिएगा, पेपरलेस हो अब वहाँ जो है
टैब पे जो है पूरा वर्क होता है या लैपटॉप पे वर्क होता है। ये मतलब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो गया है। उन्होंने क्या शुरू किया है? नेवा नाम का ऐप शुरू किया है, जिसे कहते हैं नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, इस नाम से ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। अगला है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई? तो वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? तो सनन ढाका को जो है पहली रैंक मिली है, ठीक। लड़कियों की कैटेगरी में पहले स्थान पे और पूरे ओवरऑल में जो है उनका स्थान 10वां था, ठीक है, 10वां स्थान था, याद रखिएगा। एनडीए की परीक्षा में इस वर्ष पहली बार लड़कियों को शामिल किया गया है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। अदरवाइज़ एनडीए में सिर्फ लड़के जाते थे, क्योंकि फुल कमीशन लागू किया गया लास्ट ईयर से, तो उसके बाद से जो है एनडीए में अब शामिल किया गया है लड़कियों को भी। अदरवाइज सीडीएस के थ्रू लड़कियां जाती थी। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 37वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसे कौन जारी करता है? इसे आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। आईएमडी मतलब इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा 37वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक। 63 देशों में, कितने देशों में? 63 देशों में। अगला है जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है? तो कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर सिरोडे तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया? तो सांबा जो है जन आरोग्य को 100% घरों में पहुंचाने वाला पहला जिला बना है। और सांबा कहाँ है अगर कोई पूछे तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। अगला है भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो हैदराबाद ने ये खिताब जीता है। अगला है जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो अग्निपथ योजना शुरू की गई है, जिसके लिए इतना बवाल हुआ था, ठीक है, तो हर किसी को याद ही हो गया होगा। अगला प्रश्न है जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो कनाडा, ठीक है। जैसे सिगरेट के रैपर पे जो है हम पैकेट सिगरेट का देखे होंगे, तो उस पर ऊपर जो है चेतावनी बनी होती थी, लेकिन अब प्रत्येक सिगरेट पे जो है ये छपा रहेगा चेतावनी, तो उस पर जो है ये निर्णय लेने वाला कनाडा है, ठीक है। इस पहल का उद्देश्य लोगों की तंबाकू की लत से मुक्त कराना है। चाहे जितना सरकारें कोशिश कर ले, कोई विश्व कोशिश कर ले, अगर नशा मुक्त बनाना है तो सबसे पहले इन चीज़ों को बैन करना होगा। बैन करने से ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएंगी ज़रूर, ठीक है। जैसे अगर लीकर पे जो है बैन लगता है तो धीरे धीरे लोग कम हो जाते हैं इस पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बगदाद की राजधानी है, तो बगदाद की राजधानी इराक है, ठीक। चिराव का लोक नृत्य है, तो चिराव का लोक नृत्य मिजोरम है। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो 4 राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं, ठीक है। कौन कौन सी सीमा है, कौन कौन से राज्य हैं? तो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम। फिर उसके बाद लगती है असम, ठीक है। फिर उसके बाद लगती है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद लगती है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल।
तो ये चारों जो है राज्यों की सीमाएं भूटान से लगती हैं। अगला है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है। ठीक। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आता है लेडी विद द लैम्प में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO में किसके सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, तो WTO में टोटल 164 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है, तो मैरीना वियाजोवस्का, याद रखिएगा मैरीना जेवावस्का। ठीक है, मैरीना वियाजोवस्का, इन्होंने फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है। पहली महिला कौन थी अगर पूछा जाए, तो पहला महिला जो है यह पुरस्कार पहली महिला ईरान की मरियम मिर्जा खानी को दिया गया था। किसको, मरियम मिर्जा खानी को, वो पहली महिला थी जो ईरान की थी, मिर्जा खानी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं राम बहादुर राय। अगला प्रश्न है जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है, तो मुंबई को पराजित कर जीता। ठीक है, जो पुस्तकें हैं जैसे ये पुस्तक ऊपर दिया गया है, पुस्तक के लेखक जरूर पूछता है, एक प्रश्न जरूर याद करके जाइएगा। अगला है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा 2022 की थीम क्या रही है, तो 2022 की थीम रही है ओनली वन अर्थ। ठीक है, मतलब केवल एक पृथ्वी, उसकी थीम रही है। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ है हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके उत्तर जानेंगे। पैराग्राफ है कि मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकालिक और अंतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो इसके प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है, तो ये बना है अधि, इक और ता से। ठीक है, अधि, इक, ता से। ठीक है, अगला है ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। ठीक है, अगला प्रश्न है कठोर सत्य किसे कहा गया है, तो कठोर सत्य भौतिक शरीर की नश्वरता को कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट है निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है, तो अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेने को बताई गई है। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार बने। ठीक है, आगे फिर जो है पैराग्राफ दिया गया है और उसको पढ़ना है, फिर नीचे उत्तर देना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं,
इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज के व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उसका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वो उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा से में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति शतः संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है। यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। ठीक, आगे दिया गया है कि दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता को जो जगहें थी वे लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगहें थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थीं, जबान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनकी कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित भी होती रहती थी। ठीक, अब इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। उससे जुड़े प्रश्न हैं, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे क्या हो जाएंगे, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। ठीक, पैराग्राफ का सार यही कहता है कि बच्चों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, जिससे अगर उसके अंदर कोई स्किल है तो उसको डेवलप कर पाएँ और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएँ। हालांकि माँ बाप द्वारा जो है बच्चे को ऊपर थोप दिया जाता है कोई भी करियर टारगेट या कोई भी लक्ष्य। ठीक है, बच्चा अनमने ढंग से कभी कभी करता है, कभी नहीं करता है। बच्चों जो है माता पिता के बातों पे या उनके लक्ष्यों पे खरा नहीं उतरता है तो माता पिता को दुख होता है। उनको लगता है कि बच्चे हमारी नहीं सुनते। अगला प्रश्न है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई से इनका कोई संबंध नहीं। अगला है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। समाज में व्यापक सहमति है गीत और कविताओं की, लेकिन स्कूल में सिर्फ वही टारगेटेड पढ़ाई होती है जैसे उनको मशीन बनाया जा रहा हो। ठीक है, अगला है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता के को किस दृष्टि से देखती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाधक के रूप में। ठीक है, अगला है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ठीक है, अध्यापकों को भी लगता है कि जो है अगर बच्चे जो है गीत कविताओं पर ध्यान देंगे तो वे अपनी राह से भटक जाएंगे, पुस्तकों पर ध्यान दें, राह से भटकेंगे। आगे जो है पाई और चार्ट में दिया गया है, तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिए। रेखा आलेख बना हुआ है, प्रश्नों को देख लीजिए, सब में टिक लगा दिया गया है। आप इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा सारे प्रश्नों को। ठीक है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा दे रहा हूँ, आप प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए, ग्राफ वाला है 86 से लेके 90 तक। ठीक है, तो ये ग्राफ बना हुआ है हमारा, ये ग्राफ है, आप लोग देख लीजिए। और फिर उसके बाद जो है नीचे चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। सारे प्रश्नों का सॉल्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 91 से 95 तक के लिए तालिका दी गई है। ठीक है, तालिका में संस्थानों के बारे में पूछा गया है, तो इनके प्रश्नों को भी देख लेते हैं। इनके प्रश्न ये रहे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करिए।
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त हो सके, क्योंकि 20 क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं इनसे और मायने रखते हैं, एक एक प्रश्न मायने रखते हैं। अब 96 से लेके 100 तक के भी तालिका वाले प्रश्न हैं, तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, तालिका देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ज्ञानशिला IAS, आपको पता ही होगा ज्ञानशिला IAS, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।